नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। मैं शिव पाटिल। टुडे हमारा थीम क्या रहेगा? हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ी सी आपको फेयर आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो डिफेंस में आपको पता है, जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एफकाइट हो गया। इसमें जीएस का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आ जाता है। तो इसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए वी आर प्रिपेयरिंग a content that is very helpful for the aspirant who are preparing for defense specially। अभी हमारी सीरीज का आइडिया क्या होगा? जैसे अभी आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ पीवाईक्यूज जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए 2017 के ऑनवर्ड से करेंगे। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे स्पेशली एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यूज हो गए। एनडीए में पॉलिटी का वेटेज लगभग मान के चलिएगा 7 से लेकर 10% होता है। अगर मैं यहाँ पे पार्ट बी की बात करता हूँ जहाँ गैट के एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका साइंस भी होता है, पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी, देन इंडियन ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, और ज्योग्राफी पूरा मिला लीजिए आप। साथ ही साथ में यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो दो तीन पिलर्स है, करंट अफेयर्स भी उसमें आ सकता है। तो इसमें से हम जो स्टैटिक वाला पोर्शन है जैसे पॉलिटी, मैं तीन यहाँ पे डील करूँगा। सबसे पहले पॉलिटी को डील करेंगे हम, देन हम इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चार पिलर्स की सीरीज़ को हम यहाँ पे चलाने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें और पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, जुड़ाना है। यहाँ पे हमें अलग अलग कोड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, तो उसको हमें जोड़ना है। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में या तो ऐड ऑन करना, या तो रिपील करना, या फिर वेरिएशन करना। तो ये तीन चीज़ें अमेंडमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक सेपरेट टॉपिक होता है, इसको हम पॉलिटी में डील करेंगे। उसी के ऊपर क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको पूछा जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो पहला है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, देन सेकेंड इज 73rd, देन 61st एंड 86th। तो देखिए, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये हम पार्ट 5 में पढ़ते हैं जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वोटिंग एज जो पहले इंडिया में थी वो थी 21 ईयर्स, उसको घटा दिया गया था 18 तक। तो वो किया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, जो कि 1988 में आया था। देन 52nd की अगर बात करें हम, तो ये तो कांस्टेंट पीवाईक्यू आपको हर एक बार मिल जाएगा। 52nd जो बात है ये आपका आता है आपका, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किस शेड्यूल में आता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए होगा, ए का होगा 4, जो कि डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। जो डिफेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ए पार्टी है, बी पार्टी है, तो कोई एक व्यक्ति है ए पार्टी को डिफेक्ट करने के बाद बी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इसको डिफेक्शन कहा जाता है। तो एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन ना हो इसीलिए अमेंडमेंट को लाया गया था, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आ रहा है। देन 86 की बात करें, ऐसा एकमात्र अमेंडमेंट आपको मिल जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स पे आता है। फर्स्ट इज, जो कि पार्ट नंबर 3, क्या होता है पार्ट नंबर 3 ये आप कमेंट्स में बताइएगा। देन पार्ट नंबर 4 जो कि डीपीएसपीस की बात करता है, जो कि आर्टिकल 45 में आपको ये अमेंडमेंट मिल जाएगा। एंड देन आर्टिकल 51 कैपिटल ए, जो किस पार्ट में आता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और 51 ए जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो इसके रिगार्डिंग ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 3 अलग अलग पार्ट्स में मिल जाएगा, जो बात करता है एजुकेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, जो कि सो डी का आप अगर देखोगे तो डी का 2 आएगा। तो हमें ऑप्शन कौन सा मिला है? डी का 2। तो सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, बचा डी का 2, ए और बी। देन हमने अभी रिसेंटली पढ़ा ए का आएगा 4। ए का 4 कैसे? तो देखो, दो ए का तो 4 होगा, डी डी का 2 होगा। अगर हमें बी या फिर सी का बताए तो हमारा आंसर यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मुझे टिक ऑन कर दो। देखो, बी का होगा, बी का जो 73rd है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है। 74th था तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा इंडिया फॉलो कर रहा था 3 टायर गवर्नमेंट के सिस्टम। पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट, एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट या फिर सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें दो चीज़ें आती है। सबसे पहले पंचायत, जो किस शेड्यूल में आती है ये आपको बताना है, किस पार्ट में आती है ये भी आपको बताना है। एंड सेकंड इज म्यूनसिपालिटीज़। तो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल हमारी इसकी बात करता है, जिसको जोड़ा गया था। जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, फिर बाद में 12 हुए, तो 4 शेड्यूल अलग अलग जोड़े गए। ये 9, 10, 11 एंड 12। 11, 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट। इसको यूपीएससी ने सेपरेट टॉपिक माना है अपने सिलेबस में, तो इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो 73rd से पंचायत को ऐड किया गया था, तो बी का होगा यहाँ पे 3 पंचायती राज, तो बी का अगर 3 है तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। सिंपल। ओके, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन द सेंस लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे बात की जा रही है, हाउस ऑफ कॉमन है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी, तो इसकी बात की जा रही है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की। तो इन दोनों में, दोनों की मीटिंग को वो क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है, लेकिन वो दोनों भी हाउस का मेंबर नहीं होता। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। तो ऑप्शन ए में दिया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड कैग, देन एजीआई। तो आर्टिकल आपको बताना है व्हाट इज द आर्टिकल फॉर एजीआई। यस करेक्ट, आर्टिकल नंबर 76। देन कैग के लिए आर्टिकल 48, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल आपको बताना है 63 ऑनवर्ड्स। यस गुड। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिस और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन ये तो एक्स ऑफिस और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, साथ ही साथ इनके पास एक जिम्मेदारी ये भी है कि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये तो आंसर हमारा नहीं आएगा। देखो एक स्पेशल हमारे पास व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके सॉरी, वन मिनट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे पास ऐसे व्यक्ति होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इनका रोल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वेट अ मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा। ओके, तो एजीआई का रोल क्या होता है, एजीआई आते हैं आर्टिकल 76 में। तो इनका रोल ये होता है कि ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में क्या करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, लीगल जो, और गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं। इनके पास राइट होता है, ये किसी भी कोर्ट में जाकर अपीयर कर सकते हैं एजीआई, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोनों व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। सीएजी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के सीए होते हैं, आप मान के चलिएगा। सारा ऑडिट्स और अकाउंट का काम करते हैं सेंटर एज वेल एज स्टेट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर के लिए तो करेंगे, स्टेट के लिए भी ऑडिट्स और अकाउंट्स का काम यहाँ पे ये करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये एडिशनल दिए जाते हैं एजीआई को असिस्ट करने के लिए। तो ये इसका आंसर आएगा डी। ऐसे व्यक्ति होती है एजीआई जिनके पास सेशंस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, राइट टू स्पीक होता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। किसी भी बिल के ऊपर अगर चर्चा हो रही है मान लीजिए, तो उसके ऊपर वोटिंग की जाती है बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो अभी मेंबर्स के पास राइट है कि वो वोट कर पाए। अभी एजीआई अगर मेंबर ही नहीं है तो क्या वो वोट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सही बात। तो ये वोट करने का अधिकार इनके पास नहीं होता। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन काफ़ी सही सा क्वेश्चन था, तो एजीआई इसका आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन, संथानन कमीशन, शाह कमीशन, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एआरसी रिपोर्ट्स, फिर एआरसी कमीशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो लोकपाल एंड लोक आयुक्तास का ऑफिस जो है ये हमारे इंडिया में एक लॉ के द्वारा बनाया गया था। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बता देता हूँ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी क्या ये होता है डिफरेंस स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में। बाय द स्टैट्यूट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लॉ को पास कर दिया और उससे कोई बॉडी को बना दिया तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है, उसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक आइडिया रख के बनाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। लोकपाल और लोक आयुक्ता 2013 में हमने एक्ट लाया था। इसका काम ये होता है कि जो भी करप्शन या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, जो कुछ भी चीज़ें हो रही है उसमें, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इनके ऊपर विसल ब्लोअर का काम करने के लिए होता है। 1809 में स्वीडन से हमने ये तरकीब को लिया था। जो टर्म है लोकपाल लोक आयुक्ता वो डॉक्टर LM सिंघवी ने दी थी। ये हमने और एक जगह पे पढ़ा है इनका नाम, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1966 में सॉरी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर इसको बनाया गया था। एक्ट पास कर दिया गया बाकायदा 2013 में, और इसमें रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 2016 में, ठीक है। मल्टी मेंबर बॉडी होती है, 8 मेंबर्स होती है, 5 साल या फिर एज ऑफ 70 के लिए इनकी टर्म होगी। इतना भी आप कर लोगे तो आप मोर देन सफिशिएंट होगा, आपका क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाएगा। तो ये 2017 का PYQ है, तो 1 साल पहले अमेंडमेंट हुई थी, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन को पूछ लिया गया। तो डी ऑप्शन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ओके, नो प्रॉब्लम। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये। ओके, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज वेस्टेड टू। इंडिया में इलेक्शन करने के रिगार्डिंग जो कुछ भी डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी सुपरवाइज करने का काम होता है इलेक्शंस का, वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हलवा सा क्वेश्चन। अभी सुप्रीम कोर्ट का हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कोर्ट्स है इंडिया के, जुडिशरी जो है इंडिया की, तो जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और इंटीग्रेटेड होगी। तो इंडिपेंडेंट अगर है तो ये दूसरे के काम में नाक क्यों ही अड़ाएगी। तो ए ऑप्शन को आप काफ़ी सक्सेसफुली यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे। बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास खुद ही काफ़ी ज़्यादा काम है तो वो इलेक्शन क्यों करेगी, और इनको ही चुनना है तो खुद की इलेक्शन क्यों करें। तो बी ऑप्शन है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको मिल जाएगी इंडिया में जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमीशन फॉर पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट। और इनमें इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी, 3 मेंबर्स इसमें होते हैं, जो कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे नियुक्त किया गया, उनके नाम आपको बताने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने यहाँ पे रखी है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर्टिकल से याद करना है हमें कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस आर्टिकल में आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 क्लियर। यूपीएससी 315 से लेकर 323 तक। ठीक। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससीज 338 ए एसटीज और ओबीसीज के लिए। देन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350 कैपिटल बी। और कैग जो हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था अभी, और एजीआई आर्टिकल 76। ओके, ये आप थोड़ा सा आपके लेवल पे पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो फ्रेशर्स हो गए, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था, कब, डेट बताना है आपको, 1950s में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था। द एडॉप्शन या फिर 2 बातें आती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को, एक बार हमने अडॉप्ट किया, दूसरा बार हमने इन्फोर्स किया। तो एडॉप्शन और इन्फोर्समेंट की डेट दोनों अलग अलग है। अडॉप्ट हमने कब किया था, हमारा प्रियम्बल अगर आप पढ़ोगे तो ये डेट आपको मिल जाएगी, टुडे 26 नवंबर वी इनैक्ट अडॉप्ट, एंड ऐसा प्रियम्बल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे जब इन्फोर्स होता है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वो हुआ था 26 जनवरी 1950। इसके पीछे काफ़ी सही हिस्ट्री है। जब आप पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंडर लाहौर में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे इसकी हिस्ट्री के रूट्स आपको मिल जाएंगे। इसीलिए इसके ऊपर हम एक स्पेशल, मैं आपको कभी लेक्चर बनाऊंगा या फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट मत हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर हम वापस से आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर ऑफ 1949। 26 नवंबर 1949 पे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे प्रावधान थे जिसको लागू किया गया। इलेक्शन, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, तो ये फैक्चुअल सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग ये बोल देता हूँ। देखो, आपको अगर देश चलाना हो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको लागू, अडॉप्ट करने के वक्त ही लागू करना होता है। फॉर एग्जांपल क्या था वो, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 380, 88, 91, 92, 93, 94। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जैसे कि सिटीजनशिप, ये कि पार्ट सेकंड में आता है। द इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो इन कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको उसी दिन लागू किया गया जिस दिन उसको अडॉप्ट किया गया, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस थे उसको 26 जनवरी 1950 को वहाँ से ये इन्फोर्स हो जाते हैं, जिसको रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी मनाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से इलेक्शन हमारा होगा, इलेक्शन आपको दिख रहा है। सिटीजनशिप हमारा होगा। इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं, ये भी बाद में लगाए गए। और अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, एक टर्म यूज़ की जाती है जहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कोलेजियम वर्ड आपने सुना होगा। कोलेजियम क्या होता है, जिसको फेयर आइडिया हो वो एक बार ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन जहाँ पे 1 एंड 2 दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। ओके, एज पर कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, काफ़ी सही क्वेश्चन ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं है। पार्लियामेंट में आपकी 3 चीज़ें आती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। बी ऑप्शन, लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। सी ऑप्शन, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। डी ऑप्शन, कुछ मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें से गलत क्या है ये आपको बताना है। देखो,
पढ़ने में तो सब कुछ सही लग रहा है 2020 के बाद। ये क्वेश्चन है 2019 या 18 का, ठीक है। ओके, तो देखो जो आपका पार्लियामेंट होता है उसमें तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आप पार्ट 5 पढ़ते हो तो उसमें आपको सबसे पहले ही पढ़ना होता है कि पार्लियामेंट जो है उसमें तीन चीज़ें आती है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन चीज़ें आती है आपकी पार्लियामेंट में। ओके, सेकंड नंबर, चलो थर्ड नंबर एक बार पढ़ लेते हैं। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व। डिजोल्यूशन का मतलब होता है कि टर्म खत्म हो जाना, सारे मेंबर्स घर चले जाएंगे, मस्त छुट्टी मनाएंगे, इलेक्शन के बाद वापस आएंगे। ये होता है आपकी लोकसभा के केस में। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी विच इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिजोल्यूशन, जो कि डिजॉल्व नहीं हो सकती। ओके, तो डिजॉल्व नहीं हो सकती तो क्या ये कंटिन्यूइंग चेंबर है सर? यस, इट इज़ द कंटिन्यूइंग चेंबर। हर 2 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं। एक जो मेंबर होता है, जो एमपी होता है, हु इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उसकी टर्म होती है 6 साल। और हर दूसरे साल में 1/3 ऑफ मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो पहली बार क्या किया होगा, तो पहली बार चिट्ठियाँ निकाली गई थी, लॉटरी निकाली गई थी, 1/3 मेंबर, आपकी टर्म खत्म हो गई, चले जाओ। ओके, डी ऑप्शन, सम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकायदा 250 मेंबर्स की संख्या होती है राज्यसभा में, जिसमें से 12 मेंबर्स जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेट कैसे किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा, तो जिन लोगों को स्पेशल नॉलेज होता है या फिर स्पेशल एक्सपीरियंस होता है सोशल जो वो काम करते हैं, है ना, उसके बाद साइंस और टेक में और लिटरेचर में, तो इनको, या फिर स्पोर्ट्स से कोई हो, या फिर किसी ने एक्सेप्शनल वर्क किया हो, उनमें से 12 लोगों को लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर मतलब ये भी सही निकला हमारा, क्योंकि राज्यसभा में 12 मेंबर्स तो नॉमिनेटेड है। ओके, राज्यसभा को डिजॉल्विंग, ये भी सही है हमारा। ओके, हमें गलत बताना है ना, तो पार्लियामेंट में ये भी, तो बचा ये बी। तो बी में क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे हम, कि बी में ऐसा लिखा है कि देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा की संख्या होती है 552 मेंबर्स, तो इनमें से दो जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जा रहा था 2020 के पहले, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो गया। एंग्लो इंडियन समझो, आधा इंडियन आधा, मतलब ठीक है, आप कर लेना, आप वैसे होशियार हो। तो बी ऑप्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा देर आर नो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, थे पहले। 2020 के बाद इसको रिपीट किया गया, प्रोविजन अभी नहीं हो, क्योंकि इनकी संख्या, लोक संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर ही है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैग आ गया फिर से। कैग, कैग जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिस है, जहाँ पे हमने 5 चीज़ों को पढ़ा था यूनियन एग्जीक्यूटिव में। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएजी कैग, और एजीआई, इन 5-6 लोगों को हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। इस इनके रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है ये बताना है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आंख बंद करके। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके सामने आपको आर्टिकल दिखेंगे, उनके जो चेयरमैन होते हैं, उन सब चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है पीओआई के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। सेकंड, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन द सेम वे एज द जज ऑफ। ओके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा ही देता हूँ। देखो, कैग, कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है। 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। ओके, ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। इनको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, ठीक है। जो लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो टैक्स का पैसा को ऑडिट करने का काम इनका होता है, आप ये मान के चलिएगा। एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जो होती है कंट्री की, देखो मैंने आपको कहा था बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, दोनों भी लेवल पे मैनेज करने का इनका काम होता है। अपॉइंटमेंट, आग बंद करके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा, उनके सारे चेयरमैन्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस का टर्म कितना होता है, या तो 6 साल या फिर 65 ऑफ एज, जो कुछ भी पास हो उनसे वो हो जाते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर समझना है किसी की एज है 59, तो 6 साल तक वो अगर करेगा तो 65 का हो जाएगा, दोनों भी हो रहा है। लेकिन किसकी एज अगर 61 है और 61 की उम्र में वो अगर बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया बेटा बोलो, वो अगर बन गया कैग, तो बचा कितना उसका, 61 की अगर बचा है तो 4 साल ही बचे, तो उसकी टर्म तो 6 साल नहीं हो पाएगी सर, तो नाइंसाफ़ी है। नहीं, वो 65 की एज में रिटायर होने ही वाला। रिजिग्नेशन अगर करना है, रिजिग्नेशन कब करता है आदमी, जब काम से काफ़ी परेशान हो। तो रिजिग्नेशन अगर वो कर रहा है तो किसको करेगा परेशान, जो अपॉइंटमेंट आपको दे। देखो, आप गए मान लो नौकरी मांगने, तो आपने एचआर ने आपको रिक्रूट कर लिया, लेकिन रेजिग्नेशन देना हो तो आप एचआर को ही दोगे ना। ओके, तो रेजिग्नेशन आप देना है इनको, तो ये भी पीओआई को ही रेजिग्नेशन देते हैं। क्या इनको अपनी ऑफिस में से निकाला जा सकता है, और
कौन निकालता है? सिंपल, पार्लियामेंट निकालेगी। और निकाला कैसे जाता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज के निकालना, इट इज़ अ कॉस्टली जुडिशियल प्रोसेस, काफ़ी सही है ये भी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, तो तब आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। इंडिपेंडेंस, इनकी फर्दर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। मान लो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले अगर सर्व कर लिया तो वापस से इनको कोई अपॉइंटमेंट वहाँ पे वापस से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ सेंटर या फिर स्टेट, या तो सेंटर के अंडर या फिर स्टेट के अंडर इनकी सैलरीज होती है, अलाउंसेस होते हैं, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 166 को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। मैं आपको थोड़ा सा आंसर समझा दे, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। ओके, तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय पीओआई, सही है। सेकंड, इनको अपनी ऑफिस से निकाला जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, ये भी सही है सर। उसके बाद डी देखो, इनकी सैलरी जो होती है वो सीएफआई से आती है, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अरे सर क्या बात कर रहे हो। सी, द कैग इज एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। मान लो कैग ने अपना एज उसकी 65 हो गई, उसके बाद उसको फिर से गवर्नमेंट जॉब देगी, ठीक है, ठीक है, गलत। तो सी हमारा ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। 20-22 मिनट की सीरीज़ होगी, पार्ट 1 में आज अपलोड कर रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन हम पॉलिटी के ही कल करेंगे। और फिर आप कमेंट डाउन कीजिएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कल को या फिर उसके बात करना चाहिए। आपके पास 3 विकल्प हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।